नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। जेआईवी पीपीबी एमसीक्यूज पावर डोज। आज हम लोग पीपीबी यूनिट नंबर 1 जो कि बेस्ड है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इस पे बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो सेशन है ये हमारे मई 2026 एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन का सेट है और केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 कंसेप्ट हैं, तो कहा जाए दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन का सेट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ रखा है एक बार आपका कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा, आप इसे मॉक टेस्ट की तरह दीजिए। पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सुने, क्वेश्चन को समझें, एक बार खुद से ऑप्शन को सोचें और तब हमारे एक्सप्लेनेशन को सुने। बेहतरीन तरीके से आप इस सेशन का लाभ उठा पाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करेगा। कंपनी डिपॉजिट लेती है, लोन देती है, तो क्या वो बैंक बन जाती है? तो आइए दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते हैं। अल्फा बीटा सॉल्यूशन। तो अल्फा बीटा सॉल्यूशन एक रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट। तो इसमें दोस्तों लिखा है कि 500 मेंबर्स हैं। 500 मेंबर से क्या लेती है? पैसा लेती है। एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट फ्रॉम इट 500 मेंबर्स। और उनको पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन देती है, राइट। देती है ना, लो इंटरेस्ट लोन फॉर देयर पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर लिखा है कि थोड़ा सा पैसा रॉ मटेरियल ट्रेडिंग में भी यूज करती है, मतलब इन डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है रॉ मटेरियल ट्रेडिंग में भी यूज करती है, राइट। अब कंपनी अपना नाम रखना चाहती है अल्फा बीटा बैंकिंग सॉल्यूशन। तो पहले इसका नाम था अल्फा बीटा सॉल्यूशन और उसका नाम चेंज करके रखना चाहती है अल्फा बीटा बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द बीआरए 1949 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन क्वालिफाइज एज अ बैंकिंग कंपनी बिकॉज इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। बी कर रहा है कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन कैन यूज द वर्ड बैंकिंग इन इट्स नेम सिंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। सी कर रहा है कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी बिकॉज इट डिपॉजिट्स आर लिमिटेड टू इट्स मेंबर एंड इट यूटिलाइज द फंड फॉर ट्रेडिंग। डी कर रहा है कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन इज अ बैंकिंग कंपनी एज लॉन्ग एज द डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन डिमांड और बाय चेक। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसका सेक्शन सेटअप समझते हैं कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन कंपनी है, 500 मेंबर से पैसा लेता है, उनको पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन देता है और थोड़ा पैसा रॉ मटेरियल ट्रेडिंग में भी यूज करता है, राइट। देख सकते हैं ना, कुछ पैसा ये रॉ मटेरियल ट्रेडिंग में भी यूज कर रहा है। अब कंपनी अपना नाम रखना चाहता है अल्फा बीटा सॉल्यूशन बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की जगह बैंकिंग वर्ड ऐड कर रहा है। सुनने में तो प्रॉपर बैंक जैसा लग रहा है पर रियलिटी अलग है। तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी बैंकिंग कंपनी है? ये बहुत सा सवाल है। इज दिस कंपनी अ बैंकिंग कंपनी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि देखिए एक सेक्शन में बताता हूँ, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर बी, ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक सेक्शन है, राइट। इसके हिसाब से बैंक के लिए 3 चीजें होती हैं, राइट। बैंक बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यही चीज ये क्वेश्चन का एसेंस है। सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर बी बोलता है, देखो बैंक बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला क्या है कि कंडीशन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, राइट। पहला है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट, ठीक है। नॉट ओनली मेंबर, मतलब कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना। फिर क्या आता है, यानी बैंकिंग कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेना होता है। अल्फा बीटा सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट लेती है। यह बिल्कुल निधि और कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा मॉडल है। देखिए ना, ये क्या कर रही है, अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है। 500 मेंबर है, उनसे डिपॉजिट ले रही है। लेकिन आपको बैंक बनने के लिए डिपॉजिट पब्लिक से लेना पड़ेगा, केवल मेंबर से नहीं। तो ये एक तरह का निधि बैंक का निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा है, राइट। तो मॉडल है। तो ये पहला कंडीशन तो फेल हो गया। दूसरा कंडीशन बैंक के लिए क्या बोलता है कि देखो डिपॉजिट सिर्फ लैंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए, मतलब आप जो डिपॉजिट ले रहे हैं इसका काम केवल लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही करेंगे। तो बैंक का डिपॉजिट का पर्पस क्लियर होता है, लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट। पर अल्फा बेटा सॉल्यूशन क्या कर रही है कि देखिए लोन भी दे रही है। यहाँ देखिए लिख रहा है ना कि यूजर पर्सन टू ट्रेडिंग भी कर रही है, रॉ मटेरियल ट्रेडिंग भी कर रही है। रॉ मटेरियल ट्रेडिंग तो नहीं अलाउड है, लोन देना अलाउड है, ठीक है। वही हुआ ना, लैंडिंग तो अलाउड है, लेकिन जो ट्रेडिंग वाला बात है कि रॉ मटेरियल ट्रेडिंग ये कर रही है, ये गलत है। दूसरा कंडीशन हमारा फेल हो रहा है। सेकंड कंडीशन जो है हमारा फेल हो रहा है, यू कैन सी इट, राइट। तो ये जो सेकंड कंडीशन है दिस इज कंप्लीटली फेलिंग। और थर्ड कंडीशन है दोस्तों कि बैंक बैंकर बैंकिंग नाम में तभी। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, तो हमारा सेकंड जो कंडीशन है कि ट्रेडिंग वाला, हाँ। और तीसरा कंडीशन क्या है इसमें वो समझ लीजिए 5 सेक्शन बी में अंदर कि देखिए बैंक बैंकर बैंकिंग नाम में तभी यूज हो सकता है जब कंपनी सच में बैंकिंग कंपनी हो। आपको पता होगा कि सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप बैंकिंग कंपनी नहीं है, इफ यू आर नॉट अ बैंकिंग कंपनी, तो अपने नाम में बैंक
या बैंकर या मान लीजिए बैंकिंग, ये सभी वर्ड यूज नहीं कर सकते। अल्फा बीटा तो पहले ही बैंकिंग कंपनी नहीं है, मतलब नाम में बैंकिंग ऐड करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो तीसरा कंडीशन भी फेल है, राइट। तो दोस्तों ये सब नाम आप यूज ही नहीं कर सकते, बैंक, बैंकर, बैंकिंग का यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, कि यही निकलता है कि देखिए, ए कह रहा है कि क्वालिफाई एज अ बैंकिंग कंपनी बिकॉज इट्स डिपॉजिट फॉर द पब्लिक ऑफ लैंडिंग। नहीं, अल्फा बीटा सॉल्यूशन कैन यूज द वर्ड बैंकिंग इन इट्स नेम्स इन कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट, ये भी गलत है, राइट। तो और दोस्तों तीसरा क्या कर रहा है कि हमारा ये तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि अल्फा बीटा शैल नॉट अ बैंकिंग कंपनी बिकॉज द डिपॉजिट आर लिमिटेड टू इट मेंबर। यस यस, ये सही बात है। दो दो कारणों से दोस्तों, एक तो ये है कि डिपॉजिट मेंबर तक सीमित है और ये फंड ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर रही है, इस कारण से। और डी कह रहा है कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन इज अ बैंकिंग कंपनी एज लॉन्ग एज द डिपॉजिट आर रिपेबल ऑन डिमांड और बाय चेक। ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमें हमें याद रखना है, तीन कंडीशन याद रखनी है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, इसको याद रखिए, 3P ट्रिक। देखिए बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये ट्रिक, आपको हमारे वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा। तो 3P ट्रिक क्या बोलता है, देखिए पहला पी होता है पब्लिक, मतलब ये हुआ कि बैंक बनने के लिए डिपॉजिट पब्लिक से होना चाहिए। डिपॉजिट किससे होना चाहिए, डिपॉजिट पब्लिक से होना चाहिए। फिर दूसरा है पर्पस। पर्पस का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों पैसा सिर्फ लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकता है, जो भी आपका पैसा है उसे लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट में ही यूज कर सकते हैं। और तीसरा पी है हमारा प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड वर्ड्स। प्रोहिबिटेड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि बैंक, बैंकर, बैंकिंग नाम में तभी जब आप एक्चुअल बैंकिंग कंपनी है, राइट। तो प्रोहिबिटेड वर्ड्स, आप बैंक यूज नहीं कर सकते, आप बैंकर यूज नहीं कर सकते, आप बैंकिंग यूज नहीं कर सकते, ये तभी यूज कीजिए जब एक्चुअल बैंकिंग कंपनी हो। अगर इन तीनों में से कोई भी फेल हो जाए, राइट, थ्री पी में से कोई भी फेल हो जाए, तो कंपनी जो होगी वो बैंक नहीं होगी, कंपनी विल नॉट बी द बैंक, राइट। तो प्लीज ये याद रखिएगा, कंपनी विल नॉट बी द बैंक। तो सही सही जवाब है इसका, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, देखो सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट लेना बैंक नहीं होगा। यदि आप केवल मेंबर से डिपॉजिट लेंगे, इफ यू टेक डिपॉजिट ओनली फ्रॉम मेंबर, दिस विल नॉट बी द बैंक, ठीक है। डिपॉजिट को ट्रेडिंग में यूज करना बैंक नहीं होगा, बैंक के नाम जैसा नाम रखना अलाउड नहीं है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी के लिए सेक्शन 5 सबसेक्शन बी और सेक्शन 5 सबसेक्शन सी, राइट। बेसिकली ये दोनों बेसिक टेस्ट पास होने चाहिए। तो 3P वाला याद रखिए, पब्लिक, डिपॉजिट पब्लिक से ले, पर्पस, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोहिबिटेड वर्ड, ये सब यूज ना करें, 3P टेस्ट है। हाँ तो दोस्तों ये जो विश्वकर्मा एंड सन है, ये अपने एंसेस्ट्रल वेल्थ से स्मॉल आर्टिसन को लोन देते हैं। कभी कभी सिर्फ क्लोज फ्रेंड का पैसा सेफ कीपिंग के लिए रखते हैं, लिखा है ना, क्लोज फ्रेंड का पैसा किस लिए रखते हैं, सेफ कीपिंग के लिए रखते हैं। पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते, डू नॉट, लिखा है ना, डिड नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, और चेक फैसिलिटी नहीं देते हैं। मतलब ये सभी सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि आपको एक रूल दिया हुआ है, कदीरेसन चेत्तार वर्सेस रामानाथन चेत्तार, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विश्वकर्मा एंड सन के लीगल स्टेटस को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। पहला कह रहा है कि देखो ये बैंकर है क्योंकि ये लैंडिंग मनी और एक्सेप्टिंग फंड पे बिजनेस में एंगेज है। दूसरा कह रहा है कि ये मनी लेंडर है। तीसरा कह रहा है कि ये बैंकिंग कंपनी के रूप में क्वालिफाई करते हैं। और चौथा कह रहा है कि ये बैंकर्स कहलाएंगे अंडर सेक्शन 5B बिकॉज दे लैंडिंग सपोर्टेड बाय प्राइवेट डिपॉजिट। तो दोस्तों ये चेक कर रहा है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है या नहीं। चलिए आजकल इसी प्रकार के सवाल आते हैं, मतलब आपका कंसेप्ट चेक होता है, राइट। अब वो समय गया कि डायरेक्ट पूछेगा कि बैंकिंग क्या होता है, बैंकर क्या होता है, नो वे। अब आज का पेपर पैटर्न देखिए, इस प्रकार का पेपर पैटर्न है। और जो लोग इस तरह से नहीं तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से दोस्तों आप एग्जामिनेशन जब दे के आइएगा बोलेगा कि मेरा 40 में रह गया। क्यों रह गया भाई? क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया उस अकॉर्डिंग से। और दोस्तों हमारे चैनल पे आपको वही चीज मिलता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, करंट पैटर्न पे अपडेटेड पैटर्न मिलता है, कोई पुराना वीडियोस नहीं मिलता है जिसमें अभी पैटर्न उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें अपडेटेड पैटर्न का ध्यान रखना है। चलिए आइए कंसेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साफ साफ कहता है कि बैंकिंग कंपनी वही होती है, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि देखो बैंकिंग कंपनी के लिए कंडीशन लगा दिया है। क्या कंडीशन लगा दिया है कि जो कंपनी है, जो रजिस्टर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में वही बैंकिंग कंपनी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि देखिए इंडिविजुअल नहीं आएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म नहीं आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। इसका मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं आएंगे। तो दोस्तों विश्वकर्मा एंड सन एक पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जी। कैसा है जी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए विश्वकर्मा एंड सन क्या है, यहाँ पे देखिए, लेट मी शो यू। इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो विश्वकर्मा एंड सन पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी तो नहीं है, दिस इज नॉट अ कंपनी, राइट। इसलिए वो बैंकिंग कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि ये कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप है तो ये बैंकिंग कंपनी नहीं होगी, पहला कंडीशन ही क्लियर है। अच्छा, अब जरा लीगल टेस्ट नंबर 2 करते हैं। जो चेटियार का केस था वो जरा देखिए। तो ये जो कदीरसन वर्सेस रामानाथन चेटियार में कोर्ट ने क्लियरली बोला, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट का जजमेंट क्या हुआ वो थोड़ा सुनिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो चेटियार केस का जो जजमेंट आया कुछ इस प्रकार से आया था कि मनी लेंडर अपना पैसा उधार देता है, बैंकर कस्टमर का पैसा उधार देता है, समझे। मनी लेंडर क्या करता है, दैट द डिफरेंस। जो मनी लेंडर होता है वो क्या करता है कि अपना पैसा उधार देता है, अपना पैसा, राइट। और जो हमारे बैंकर्स होते हैं वो किसका पैसा उधार देते हैं, वो कस्टमर के पैसा को उधार देते हैं, राइट। कस्टमर का पैसा उधार देते हैं। तो ये जो विश्वकर्मा एंड सन है ये अपना एंसेस्ट्रल वेल्थ को लोन दे रहा है, राइट। एंड एंसेस्ट्रल वेल्थ से लोन दे रहा है, डिपोजिटर का पैसा यूज ही नहीं कर रहा। देखिए ना, ये जो लोन दे रहा है कहां से दे रहा है, अपने वेल्थ से दे रहा है। जो अपने वेल्थ से पैसा देगा उसको क्या बोलते हैं, मनी लेंडर बोलते हैं। छेतियार केस में यही तो क्लियर हुआ, राइट। तो दे आर मनी लेंडर। अच्छा, तीसरा लीगल टेस्ट है पब्लिक डिपोजिट रिक्वायरमेंट। दोस्तों पब्लिक से डिपोजिट लेना चाहिए, बैंक बनने के लिए सबसे बड़ा जरूरी यही है कि पब्लिक से, आपको मैंने 3P रूल बताया था ना कि पब्लिक से डिपॉजिट लो, फ्रेंड रिलेटिव नोन पीपल से नहीं लेना है। तो विश्वकर्मा एंड सन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लोज फ्रेंड का पैसा जो है वो रखते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते, ना चेकबुक है ना जनरल डिपॉजिट फैसिलिटी है। तो महालक्ष्मी का जो केस था उसमें साफ साफ बोला कि सिर्फ फ्रेंड मेंबर से डिपॉजिट लेना बैंकिंग नहीं कहलाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए पब्लिक पब्लिक रिक्वायरमेंट टेस्ट को भी फेल कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है कि ना वो बैंकर है ना वो बैंकिंग कंपनी है, सही जवाब है दे आर मनी लेंडर, राइट। तो देखिए 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या बताया आपको कि बॉडी जो है इसको BSP रूल बोल सकते हैं। बैंकर बनने में 3 हर्डल होती है। पहली बात कि ये कंपनी होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात क्या है कि सोर्स ऑफ फंड, इसका जो सोर्स ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है ये क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंड पब्लिक सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, अपना पैसा नहीं पब्लिक डिपॉजिट लगाना है। और P होता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, समझे। मतलब कि सिर्फ फ्रेंड या रिलेटिव ही नहीं, पब्लिक एक्सेप्ट करना। तो ये BSP में कोई भी फेल होगा, बैंकर नहीं है मनी लेंडर नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं की पॉइंट्स को। हमने क्या क्या सीखा यहाँ से कि पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग कंपनी नहीं बन सकती, प्लीज याद रखिएगा। पार्टनरशिप फर्म जैसे यहाँ लिख दिया, ये कैन नॉट बी बैंकिंग फर्म। अपना वेल्थ से लोन देना तो ये कहलाता है मनी लेंडर। सिर्फ फ्रेंड का पैसा रखना पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। CTR केस में यही कहा गया कि मनी लेंडर और बैंकिंग के बीच में क्लियर डिफरेंस बताया गया। और सेक्शन 5 सब सेक्शन बी, प्लीज इसको सेक्शन को नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन बी ये बोलता है कि देखो बैंक 2 काम करेगी, पब्लिक डिपॉजिट लेगी और प्लस लैंडिंग करेगी, ठीक है। आई होप ये चीजें याद रहेंगी फ्रेंड्स। हमारा जो ऐप है JIV एंड CIV मेड सिंपल, इस पर JIV के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। आप यदि एक प्रॉपर तरीके से डेली स्केड्यूल के माध्यम से चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, डेली क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू कैन गेट मोर डिटेल ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। ये तो आपके साथ में सामने जो मैं सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लिमिटेड सेट है, ऐसा बहुत सारा सेट मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ और अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इफ यू आल्सो वांट टू ज्वाइन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर और चेक आउट आवर कोर्स। बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, बाकी डिफरेंट आप इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, उनका रेट देखिए, हमारा रेट देखिए और हमारा सक्सेस रेट देखिए। दोस्तों निश्चित रूप से आपको अंतर मालूम पड़ेगा और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन, एक जो बोलते हैं ना एग्जामिनेशन रेलेवेंट पॉइंट ही पढ़ाता हूं मैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूं, कोई मतलब ही नहीं है। एक तो टाइम का कंस्टेंट है, क्यों एक्स्ट्रा पढ़े भाई, जो काम का चीजें उतना कवर कर ले मोर देन सफिशियंट है। और यदि आप उतना कवर कर लेते हैं निश्चित रूप से JIV तो आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन देखिए। देखिए सब वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए दोस्तों PMLA में क्लाइंट का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है और ये इंटरमीडिएटरी के थ्रू बेनिफिशियरी का लॉजिक क्या है, आइए तीनों को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम ए में दोस्तों कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइंट है, बेनिफिशियल ऑनर है और तीसरे में लिखा है कि बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू इंटरमीडिएटरी। फिर लिखा है कि पर्सन पोजिंग सिग्निफिकेंट रेपुटेशन ऑफ द रिस्क।
तो एक तरफ सेकंड में लिखा है कि इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ऑन कंट्रोल और अ क्लाइंट ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड। फिर कह रहा है कि द पर्सन एंटिटी दैट मेंटेन एन अकाउंट विद द बैंक और कंडक्ट अ ट्रांजेक्शन। थर्ड कह रहा है कि पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी लाइक सीए, सॉलिसिटर, स्टॉक ब्रोकर कंडक्ट ट्रांजेक्शन। फोर्थ कह रहा है पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद हाई वैल्यू और सेंसिटिव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बताइए किसको किससे लिंक करना है। ए किससे लिंक होगा, चार ऑप्शन दिए गए A2, B1, C3, D4, फिर लिखा है A1, B2, C4, D3, ऐसे करके चार ऑप्शन दिए गए। आइए लिंक करना सीखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट का मतलब सीधा सा है कि वो बंदा या वो एंटिटी जिसका बैंक में अकाउंट हो या जो बैंक के थ्रू कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करे। तो क्लाइंट का मतलब यही होता है कि बैंक में अकाउंट होगा, और दूसरी बात क्या बताया, बैंक के थ्रू क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है। समझे, तो ये उसे ही क्लाइंट बोलते हैं। तो बोलिए तो किससे लिंक कीजिएगा। देखिए, अ पर्सन और एंटिटी हु मेंटेन एन अकाउंट विद द बैंक और कंडक्ट ट्रांजेक्शन। तो ए लिंक हो जाएगा हमारा 2 से। बी की बात कर ले तो बी होता है हमारा बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है जरा समझिए। देखिए, बेनिफिशियल ऑनर वो इंडिविजुअल होता है जो एक्चुअल ऑनर हो या जो एक्चुअल कंट्रोलर हो, एक्चुअल मालिक जो आखिर में पैसा कंट्रोल करता है। अकाउंट का रियल ऑनर होता है या जिसकी तरफ से ट्रांजेक्शन हो रही हो। लिखा है ना, इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ऑन और कंट्रोल अ क्लाइंट ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड। तो बी का हो जाएगा 1। चलिए सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या लिखा है, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू इंटरमीडिएटरी। ठीक है, मतलब कि जिसके लिए आपको पता होगा इसके इस वाले केस में जिसके लिए सीए, सॉलिसिटर या स्टॉक ब्रोकर काम करे। आपको पता होगा दोस्तों, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, स्टॉक ब्रोकर कभी खुद के लिए ट्रांजेक्शन नहीं करते। दे नेवर डू ट्रांजेक्शन ऑन देयर ओन। वो ट्रांजेक्शन किसी क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं। इसलिए असली बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसके लिए इंटरमीडिएटरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 से लिंक हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सी का हो जाएगा 3। और लास्ट कर रहा है कि पर्सन पोजिंग सिग्निफिकेंट रेपुटेशन रिस्क। तो दोस्तों देखिए, वो बैंक के लिए रिस्की कस्टमर कौन होता है, वो लोग होते हैं जिनके साथ हाई वैल्यू, क्रॉस बॉर्डर, सेंसिटिव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर यू कैन टेक हाई वैल्यू डीडी, राइट, लेट मी राइट इट डाउन। जैसे मान लीजिए कोई हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट है, या मान लीजिए कि कोई वायर ट्रांसफर है, या मान लीजिए कि कोई लार्ज रेमिटेंस है, राइट। तो दोस्तों ये सभी जितने एग्जांपल दिए हैं ना, इनको पीएमएलए के अंदर रेपुटेशनल और अदर रिस्क वाला कस्टमर माना जाता है। क्या माना जाता है, दे आर कंसिडर रेपुटेशनल रिस्क और अदर रिस्की कस्टमर। ठीक है, तो फाइनल जो मैचिंग हो जाएगा डी का हो जाएगा हमारा 4, राइट। तो फाइनल जो मैचिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, 2 1 3 4। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारे कस्टमर होते हैं यानी जो क्लाइंट होते हैं, जिनका अकाउंट होता है, जो ट्रांजेक्शन होल्डर होते हैं। फिर हमने बी से देखा बॉस, बॉस यानी कि बेनिफिशियल ऑनर, एक्चुअल ऑनर, एक्चुअल कंट्रोलर, बेनिफिशियल ऑनर होता है। इन बिटवीन होता है हमारा इंटरमीडिएटरी, यानी इंटरमीडिएटरी के थ्रू काम होने वाला बंदा। ठीक है, और फिर रिस्की, आर से रिस्की आता है, यानी हाई वैल्यू सेंसिटिव ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्लाइंट मतलब जिसका बैंक के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब कि रियल कंट्रोलर, एक्चुअल ऑनर। इंटरमीडिएट बेनिफिशियरी का मतलब जिसके तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट या सॉलिसिटर काम करें। और रिस्क प्रोन पर्सन कौन होता है, हाई वैल्यू या सेंसिटिव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लिंक्ड हो। आई होप ये याद रहेगा आपको, ये ऑर्डर प्लीज याद रखेंगे। आइए दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल केस स्टडी है, यानी कि कंप्लीट यूनिट 1 का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इन सभी केस स्टडीज के माध्यम से। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट 4 साल से डोरमेंट पड़ा हो तो क्या बैंक खुद आए आपके घर पैसा देने, और क्या लिमिटेशन पीरियड चल पड़ता है ऑटोमेटिकली? मिस्टर खन्ना की केस इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। आइए जरा देखते हैं केस में क्या कहा गया है। कि देखिए, मिस्टर खन्ना का सेविंग अकाउंट बैलेंस है, कितना है जी बैलेंस, 1 लाख रुपया है। ठीक है, और सेम बैंक का पर्सनल लोन है, कितना है जी 5 लाख रुपया पर्सनल लोन है। सेविंग अकाउंट 4 साल से ऑपरेट ही नहीं हुआ। ही हैज नॉट ऑपरेटेड इज सेविंग अकाउंट फॉर ओवर 4 ईयर। जस्ट वेट अ मिनट, लिखा है ना, नॉट ऑपरेटेड इट सेविंग अकाउंट फॉर ओवर 4 ईयर। और फिर बैंक ने कोई रिमाइंडर भी नहीं भेजा, बैंक हैज नॉट सेंड हिम एनी रिमाइंडर। मतलब ये 4 सिचुएशन दी गई है। अब सवाल है कि इसमें क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, लिमिटेशन कब स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं। सवाल ये कर रहा है, रिगार्डिंग द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप इन दिस सिनेरियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीगली एक्यूरेट, राइट। तो ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इन द सेविंग अकाउंट द बैंक इज द क्रेडिटर एंड इज ऑब्लिगेटेड टू विजिट मिस्टर खन्ना हाउस टू रिपे द 1 लाख रुपीज बिफोर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर। बी कह रहा है कि फॉर द पर्सनल लोन
द बैंक इज द डेटर एंड मिस्टर खन्ना इज द क्रेडिटर बिकॉज ही ऑन द डेब्ट। सी कह रहा है इन द सेविंग अकाउंट द लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज नॉट येट स्टार्टेड टू रन बिकॉज मिस्टर खन्ना हैज नॉट मेड अ फॉर्मल डिमांड फॉर पेमेंट इन द स्पेसिफाइड मैनर। और डी कह रहा है कि मिस्टर खन्ना इज अ सिक्योर क्रेडिटर फॉर हिज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट मीनिंग द बैंक एसेट आर प्लेस्ड टू हिम इफ द बैंक फेल। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कंसेप्ट ये पूछा गया है कि डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 1 यही है कि बैंक एज अ डेटर। मैं आपको कंसेप्ट नंबर 1 की ओर ले चलता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि देखो बैंक जो है वो डेटर की तरह काम करती है, देखिए, बट ओनली ऑन डिमांड। जब डिमांड होगा तभी करेगी। जैसे मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है, बैंक मिस्टर खन्ना का पैसा रखता है ना जी। बैंक क्या करती है, मिस्टर खन्ना का पैसा रखेगी, तो इस केस में बैंक जो है वो डेटर हो गया, है ना, और जो कस्टमर हो गया वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि बैंक वॉलंटरीली पैसा नहीं रखता। अनलाइक नॉर्मल कमर्शियल लोन में जहां पे डेटर को क्रेडिटर को ढूंढना पड़ता है, बैंकिंग लॉ में कस्टमर को रिटर्न डिमांड करना होता है, समझे। तो आपको पता होगा कि कस्टमर को रिटर्न डिमांड करना पड़ता है ना। रिटर्न डिमांड कैसे होता है जी, कुछ एग्जांपल बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रिटर्न डिमांड का। जैसे आप ले लीजिए चेक, विथड्रॉल स्लिप, विथड्रॉल स्लिप। जैसे आप ले लीजिए रिटर्न रिक्वेस्ट, चेक, विड्रॉल स्लिप, रिटर्न रिक्वेस्ट। तभी बैंक को पैसा देना होता है। इसीलिए बैंक का कोई फर्ज ही नहीं है कि वो मिस्टर खन्ना के घर पैसा लेके आए। तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो कह रहा है ना कि मिस्टर खन्ना के घर पैसा लेके आए, ये गलत है। एक्चुअली दोस्तों कस्टमर की डिमांड पे ही बैंक जो है पैसा देती है, और वो भी रिटर्न फॉर्म में, चेक हो गया, विड्रॉल फॉर्म हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो कह रहा है ना कि इज अ क्रेडिटर एंड इज ऑब्लिगेटेड टू विजिट मिस्टर खन्ना, कंप्लीटली रॉन्ग। कंसेप्ट नंबर 2 लिमिटेशन पीरियड। यस, कंसेप्ट नंबर 2 जो है, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया कि बैंक डेटर की तरह काम करता है लेकिन डिमांड पे ही काम करेगा। कस्टमर का रिटर्न डिमांड होगा स्लिप के माध्यम से, चेक के माध्यम से, रिटर्न रिक्वेस्ट के माध्यम से। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है समझिए। लिमिटेशन एक्ट में नॉर्मल डेप्ट में लिमिटेशन डेप्ट के ड्यू होने पर स्टार्ट होता है। तो कहा जाता है कि जब डेप्ट हमारा ड्यू हो जाए ना तभी लिमिटेशन शुरू होता है। और बैंकिंग में डिफरेंट रूल है, ये नॉर्मल डेप्ट में होता है। जब हमारा डेप्ट ड्यू हो जाए तो नॉर्मल डेप्ट वाले केस में लिमिटेशन स्टार्ट होता है। लेकिन बैंकिंग में डिफरेंट रूल है। बैंकिंग में ये बोलता है कि देखो लिमिटेशन स्टार्ट तभी होगा जब कस्टमर एक डिमांड करे। बैंकिंग ये बोलता है कि देखो लिमिटेशन तभी होगा जब कस्टमर मेक्स अ डिमांड, कस्टमर मेक्स अ डिमांड, समझे। मतलब कि मिस्टर खन्ना ने 4 साल में एक भी विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं किया, है ना जी। यहाँ पे देखिए 4 साल में साफ साफ लिखा है ना, इन्होंने 4 साल में एक बार ही पैसा नहीं मांगा, 4 साल से ऑपरेट ही नहीं किया एक बार भी, मतलब डिमांड है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट में नॉर्मल डेप्ट में लिमिटेशन डेप्ट के ड्यू होने पर स्टार्ट होता है, बट बैंकिंग में क्या होता है कि लिमिटेशन स्टार्ट होता है जब कस्टमर डिमांड करता है। इसलिए डिमांड किया ही नहीं तो लिमिटेशन शुरू ही नहीं हुआ। इसी वजह से जो है, आप यदि ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, जरा पढ़िए तो। ऑप्शन सी कर रहा है कि इन द सेविंग अकाउंट द लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज नॉट येट स्टार्टेड बिकॉज मिस्टर खन्ना हैज नॉट मेड अ फॉर्मल डिमांड। एग्जैक्टली, ये सही बात है, ये लीगली एक्यूरेट है। अच्छा, अब लोन की बात कर लें दोस्तों। पर्सनल लोन में जो तीसरा जो रूल है, तीसरा जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि देखिए पर्सनल लोन में जो होता है ना, पर्सनल लोन में यह चीज रिवर्स हो जाता है, रोल रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या रिवर्स हो जाता है कि आप देखिए लोन किसने दिया, तो लोन दिया बैंक ने। लोन किसको दी, किसने लिया, तो मिस्टर खन्ना ने लोन लिया, राइट। तो इन लोन में बैंक क्या हो जाती है, बैंक हो जाती है क्रेडिटर, मिस्टर खन्ना क्या हो जाएंगे, डेटर। तो आप जरा ऑप्शन बी को पढ़िए क्या कर रहा है कि फॉर द पर्सनल लोन बैंक इज द डेटर, उल्टा लिख दिया है, ये तो गलत है, ठीक है। और लास्ट कंसेप्ट है कि कस्टमर इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्लीज याद रखिएगा, जो लास्ट कंसेप्ट है, हमने 4 कंसेप्ट याद सीखे कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब सेविंग अकाउंट में कस्टमर बैंक से सिक्योरिटी नहीं रखता, बैंक कोई कोलेटरल नहीं देता, इसलिए डिपॉजिटर जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, देखिए हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि देखो डीडीयू ट्रिक है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं याद रखने का। यू कैन रिमेंबर ऑल दिस 4 कंसेप्ट यूजिंग 4 ट्रिक। डीडीयू, पहला डी बोलता है कि देखो डिमांड, मतलब कि देखो बैंक तभी पे करता है जब कस्टमर डिमांड करे, जब जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा बैंक पे करेगा। दूसरा डी बोलता है डेटर, डेटर का मतलब
कि बैंक कस्टमर का डेटर होता है, ठीक है, डिपॉजिट वाले केस में। और यू मतलब होता है अनसिक्योर्ड, मतलब कस्टमर हमेशा एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। कस्टमर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। समझे, बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। 95% एमसीक्यू क्रैक हो जाएगा दोस्तों। हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए पहली बार बताया कि देखो बैंक डिपॉजिटर का डेटर होता है, लेकिन एक वैलिड डिमांड के बाद ही डिपॉजिटर डेटर होता है। लिमिटेशन एक्ट डिमांड के बाद ये स्टार्ट होता है सेविंग बैंक अकाउंट के केस में। सेविंग अकाउंट डिपॉजिटर जो है वो अनसिक्योर क्रेडिटर होता है। पर्सनल लोन में लोन रिवर्स हो जाता है, रोल रिवर्स हो जाता है, बैंक क्रेडिटर बन जाता है, कस्टमर डेटर बन जाता है। ये 4 पॉइंट को हमने यहां से क्लियर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप बैंक को पैसा देते हो एक स्पेसिफिक काम के लिए और बैंक बीच में ही बंद हो गया, तो क्या आपका पैसा डूब जाता है? आज इस एमसीक्यू से, आज इस केस स्टडी से इसी पावरफुल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि देखिए मिस्टर अद्वैत है, राइट। मिस्टर अद्वैत ने क्या किया, इन्होंने भेजा कितना, 50,000 रुपया। किसको? 50,000 रुपया जेड बैंक को दिया। किसको भेजा? जेड बैंक को दिया, राइट। क्लियर रिटर्न इंस्ट्रक्शन था कि देखो ये जो 50,000 रुपया ना एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर परचेज करने में यूज करना है। टू यूज द एंटायर अमाउंट टू परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी। क्लियर इंस्ट्रक्शन था। बैंक ने क्या किया कि सिर्फ 30,000 के शेयर खरीदे। द बैंक परचेज शेयर वर्थ ₹30,000 और बाकी 20,000 क्या किया कि यूज करने से पहले ही बैंक लिक्विडेशन में चला गया। मतलब बाकी 20,000 जो यूज करता ना, उससे पहले ही क्या कि चला गया, बैंक को लिक्विडेशन में चला गया, वाउंड अप। तो अब क्या हुआ, देखिए ऐसा सिचुएशन आता है। अब सोचिए क्या होगा, आपको बैंक एज ए ट्रस्टी मानते हुए और रूलिंग जो सुब्रमण्य पिल्लई वर्सेस पलई सेंट्रल बैंक का केस था, इसके रूलिंग को ध्यान में रखते हुए रिमेनिंग 20,000 का लीगल स्टैंडिंग क्या होगा ये पूछ रहा है। बचे हुए 20,000 का क्या होगा, क्या ये पैसा बैंक के का जनरल एसेट में मिल जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि देखो ये 20,000 जो है ना जनरल एसेट का पार्ट हो जाएगा बैंक का, और मिस्टर अद्वैत को ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। बी कह रहा है कि जो रिलेशनशिप होता है अनस्पेंड 20,000 का, वो डेटर क्रेडिटर का होता है एंड बैंक इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिफंड। सी कह रहा है कि बैंक होल्ड द 20,000 रुपीज एज अ ट्रस्टी और फिड्यूशियरी, देयरफॉर इट इज अ प्रेफरेंशियल डेब्ट एंड मस्ट बी रिफंडेड टू मिस्टर अद्वैत। और डी कह रहा है कि चूंकि पर्पस पार्शियली फुलफिल था तो इंटायर 50,000 मस्ट बी लिक्विडेटेड। आप बताइए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे 3 से 4 कंसेप्ट हैं, आइए एक एक करके क्लियर करते हैं। लेट्स क्लियर द फर्स्ट वन। पहला वन क्या है दोस्तों, कि याद रखेंगे कि हमारा स्पेसिफिक पर्पस जो होता है तो वो क्या है कि बैंक बिकम ट्रस्टी। बैंक क्या हो जाता है, ट्रस्टी। नॉर्मली क्या होता है कि डिपॉजिट में बैंक डेटर होता है, पर जब आप बैंक को पैसा देते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं, ठीक है। नॉर्मली केस में क्या होता है कि बैंक जो है वो डेटर होता है, राइट, आप जब पैसा देते हैं तो। लेकिन जब आप बैंक को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दे रहे हैं तो बैंक वहां ट्रस्टी होगा। अब पर्पस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप बैंक को बोल रहे हैं कि देखो हमको शेयर पेमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि देखो हम कार बुकिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमको ड्राफ्ट बनवाना है, आप बोल रहे हैं कि हमको टैक्स पेमेंट करना है, तो ये सब स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो बैंक को फ्रीडम नहीं होती इन सभी पैसे को दूसरी जगह यूज करने की, राइट। तो प्लीज ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये पैसा ट्रस्टी कैपेसिटी में होल्ड होता है, यानी दोस्तों सिंपल सी बात है कि बैंक का मालिक, बैंक पैसा का मालिक नहीं होता, सिर्फ कस्टोडियन होता है, समझे। इसी को बोलते हैं ट्रस्टी कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी में? ट्रस्टी के कैपेसिटी में। मतलब यही हुआ कि देखो बैंक पैसा का मालिक नहीं होता, बैंक पैसा का कस्टोडियन होता है, समझे। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है कि बैंक बिकम अ ट्रस्टी। जब भी हमारा स्पेसिफिक पर्पज आएगा तो बैंक ट्रस्टी हो जाता है, समझ में आया। कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए। अब ये जो केस है सुब्रमण्यम पिल्लई, इसमें ये गेम चेंजर, ये जो केस है ना ये गेम चेंजर। आइए इसका जजमेंट क्या आया सर समझते हैं। इस लैंडमार्क केस ने, कोर्ट ने बोला कि देखो जब बैंक पैसा किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखता है तो वो क्या होता है, जब बैंक पैसा किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखता है तो बैंक को बोला जाता है फिड्यूशियरी या बैंक को बोला जाता है ट्रस्टी। यही चीज है, कुछ नया नहीं है, राइट। तो वो डेटर नहीं होता, और जब बैंक फेल हो जाता है तो यह पैसा बैंक का जनरल क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं होता। अब मान लीजिए बैंक फेल हो गया, बैंक वाउंड अप हो गया, तो ये जो पैसा है ना ये बैंक के जनरल क्रेडिटर में, बैंक के जो जनरल क्रेडिटर हैं इनमें इंक्लूड नहीं होता, या एक प्रेफरेंशियल डेब्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेफरेंशियल डेब्ट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस लैंडमार्क केस ने यही बताया कि जब बैंक पैसा एक स्पेसिफिक काम के लिए रखता है तो वो फिड्यूशियरी या ट्रस्टी बनता है, और जब बैंक फेल हो जाए तो ये पैसा बैंक के जनरल क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं होता, ये एक प्रेफरेंशियल डेब्ट बन जाता है। मतलब कि इस पैसे को सबसे पहले बेनिफिशियरी को वापस दिया जाएगा,
प्रेफरेंशियल डेब्ट का मतलब यही हुआ कि ये जो पैसा है सबसे पहले किसको दिया जाएगा, बेनिफिशियरी प्रेफरेंस दिया जाएगा ना, बेनिफिशियरी को वापस किया जाएगा क्योंकि पैसा डूब गया है। राइट, एग्जैक्टली। अद्वैत का जो 20,000 है वो इसी कैटेगरी में आएगा, प्रेफरेंशियल डेब्ट वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 है हमारा शेयर ऑलरेडी परचेज। 30,000 का शेयर इसने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। ठीक है, शेयर ऑलरेडी परचेज, कितना का परचेज किया है दोस्तों, 30,000 का। अब देखिए ये शेयर तो ऑलरेडी अद्वैत के नाम ले चुका है। प्रॉब्लम से रिमेनिंग 20,000 की है क्योंकि ये अमाउंट अनयूज था, स्पेसिफिक पर्पज के लिए ईयर मार्क था, बैंक की जनरल एसेट नहीं बनी, इसलिए इसको लिक्विडेशन के टाइम अलग अलग आपको रखना पड़ा। तो जिसका फाइनल जो लीगल पोजीशन होगा करेक्ट वाला, वो ऑप्शन नंबर ये क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए कर रहा है कि 20,000 बिकम पार्ट ऑफ द जनरल एसेट। नहीं, ये तो हमारा इस पिलर वाला केस था, उसको वायलेट कर रहा है। फिर बी कर रहा है कि रिलेशनशिप फॉर द अनस्पेंड 20,000 इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। हाँ, ये सही बात है, जो रिलेशनशिप है अनस्पेंड 20,000 का वो डेटर क्रेडिटर का होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होगा। फिर कह रहा है कि बैंक होल्ड द, सवाल है कि लीगल स्टैंडिंग नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेटर क्रेडिटर का नहीं होगा, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ट्रस्टी का है। फिर कह रहा है कि बैंक होल्ड द 20,000 रुपीज एज अ ट्रस्टी फिड्यूशियरी। यस, ये सही जवाब है, सी नंबर करेक्ट है। द पर्पज वॉज पार्सली फुलफिल, द एंटायर 50,000 मस्ट बी लिक्विडेटेड। नहीं दोस्तों, तो ये गलत है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, देखिए दोस्तों मैं एक लाइन में समझाता हूं कि देखिए स्पेसिफिक बराबर सेपरेट, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर पैसा स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया है तो बैंक फेल हो जाए तब भी ये अमाउंट सेपरेट ट्रीट होता है। तो नॉर्मल डिपॉजिट जो होता है, प्लीज याद रखिएगा, नॉर्मल डिपॉजिट जो होता है वो किसमें होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और जो हमारा स्पेसिफिक पर्पज डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यही अंतर है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, स्पेसिफिक फंड बैंक नहीं कस्टमर है भाई। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि देखो स्पेसिफिक पर्पज फंड में बैंक ट्रस्टी होता है, कभी डेटर नहीं होता। अनयूज अमाउंट प्रेफरेंशियल डेप्ट कहलाता है। और लिक्विडेशन में कस्टमर को पहले वो अमाउंट मिलेगा इससे पहले कि नॉर्मल क्रेडिटर को मिलेगा। ठीक है, सुब्रमण्यम पिल्लई का केस यही कंफर्म करता है, जनरल डिपॉजिट कभी भी प्रेफरेंशियल नहीं होगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो ये सब पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। ये सब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आपको इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक जगह पे, एक्सप्लेनेशन एक जगह पे, ताकि आप खुद से सोचें क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए अगले केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सुरेश की बात हो रही है। दोस्तों बैंकिंग लॉ का एक जबरदस्त कंसेप्ट टेस्ट करता है कि एजेंसी कब खत्म होती है और डिमांड ड्राफ्ट में बैंक एजेंट होता है या डेटर होता है। दो चीजें इसको समझते हैं लेमन लैंग्वेज में। सबसे पहले देखिए वो स्टोरी क्या है, कहानी कुछ ऐसा है कि मिस्टर सुरेश का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। क्या था मिस्टर सुरेश का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, क्या था कि बैंक 10 तारीख को 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करे, 5,000। कब, 10 तारीख को, हर एक महीने के 10 तारीख को 5,000 का प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे। कौन पे करे, बैंक। बैंक को पता नहीं होता और 10 तारीख को पेमेंट कर देता है। अरे नहीं हुआ क्या, 10 तारीख को करे, 5 तारीख को उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हुआ कि 5 तारीख को मिस्टर सुरेश का डेथ हो गया किसी महीने में, और बैंक को ये पता नहीं था कि इनका डेथ हो गया है, और 10 तारीख को उसने पेमेंट कर दिया। तो एडिशनली एक महीना पहले उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था, लेकिन डीडी इन कैश होने से पहले बैंक की लिक्विडेट हो गया है ना। तो एक तो पहले कि इनका डेथ हो गया और बैंक को पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए बैंक ने पेमेंट कर दिया 10 तारीख को। और दूसरा गलती क्या हुआ कि एक महीना पहले जो है इन्होंने एक मिस्टर सुरेश ने एक डीडी लिया था सेम बैंक से, ताकि मनी रिलेटिव को भेज सके, लेकिन बैंक लिक्विडेशन में चला गई, बैंक लिक्विडेशन में चली गई, राइट, बिफोर द डीडी कुड बी इनकैश्ड। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लीगली सही है एज पर द सेक्शन नंबर 82 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड केस ऑफ द ट्रेडर बैंक वर्सेस। फ्रेंड्स ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेस्ड है एजेंसी कंट्रोल पे, राइट, सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द केस ऑफ ट्रेडर बैंक वर्सेस एस कल्याण सिंह, राइट। तो बेसिकली सुरेश सिंह का केस था, आपको इस केस के बेसिस पे बताना है। ठीक है,
एक महीना पहले उन्होंने डीडी बनवाया था सुरेश ने, लेकिन डीडी इन कैश होने से पहले ही बैंक लिक्विडेट हो गया। ठीक है, तो इस केस में कौन सा कथन सही है कि बैंक, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो पहला कंसेप्ट है एजेंसी टर्मिनेशन आफ्टर डेथ। एजेंसी टर्मिनेशन आफ्टर डेथ, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, देखिए प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, राइट, तो बोलता है कि देखो एजेंसी जो है वो समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे एजेंट को पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बोलता है कि प्रिंसिपल की डेथ पे एजेंसी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे एजेंट को पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि देखो बैंक की अथॉरिटी मिस्टर सुरेश के डेथ के मोमेंट ही खत्म हो गई थी। बट बैंकिंग प्रैक्टिस में अगर बैंक ने गुड फेथ में, राइट, बैंक ने गुड फेथ में बिना नॉलेज का पेमेंट कर दिया तो बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन रिलेशनशिप फिर भी लीगली टर्मिनेट ही माना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बैंक अथॉरिटी टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम कंटिन्यूड एवन आफ्टर द डेथ, नहीं नहीं, ये गलत है। एक्चुअली जैसे मिस्टर सुरेश का डेथ हो गया तो बैंक की जो कॉन्ट्रैक्ट थी, राइट, मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है ये, राइट। तो उसी मोमेंट जो अथॉरिटी, बैंक की अथॉरिटी खत्म हो गई थी, लेकिन गुड फेथ में बिना नॉलेज का पेमेंट किया तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है, इसमें कैसा रिलेशनशिप होता है, ट्रेडर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसका केस सिंपल सा, एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है ट्रेडर बैंक लिमिटेड। इसका एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताता हूं, ट्रेडर बैंक लिमिटेड वर्सेस कल्याण सिंह। ट्रेडर बैंक लिमिटेड वर्सेस कल्याण सिंह का केस है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखो जब कस्टमर डीडी लेता है तो बैंक आपका एजेंट नहीं होता, राइट। कोर्ट ने यही बोला कि जब कस्टमर डीडी लेता है, राइट, व्हेन कस्टमर टेक डीडी, राइट, तो बैंक आपका एजेंट नहीं होता, बैंक आपका डेटर बन जाता है अगर कस्टमर, और कस्टमर ऑर्डिनरी क्रेडिटर बन जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये कस्टमर है, राइट, इसने क्या लिया, डीडी लिया, डिमांड ड्राफ्ट लिया। तो जब कस्टमर डीडी लेता है तो बैंक आपका एजेंट नहीं होता, बैंक इज नो लॉन्गर एन एजेंट। तो क्या होता है, बैंक आपका डेटर बन जाता है, बैंक बिकम्स योर डेटर, और कस्टमर क्रेडिटर बन जाता है। और अगर बैंक बंद हो जाए या बैंक लिक्विडेट हो जाए, ये कल्याण सिंह वाले केस में था, बैंक बंद हो जाए तो कस्टमर को प्रेफरेंशियल क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक मान लीजिए लिक्विडेट हो गया तो कस्टमर विल नॉट गेट प्रेफरेंशियल क्लेम। कस्टमर विल नॉट गेट प्रेफरेंशियल क्लेम। तो ये एक रेमिटेंस वाला काम है, इसमें एजेंसी नहीं होती है, देयर इज नो एजेंसी इन्वॉल्व, दिस इज अ रेमिटेंस। तो दोस्तों यदि ऑप्शन सी की बात कर लें, वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर सी, तो ये लिखा है कि इन द केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट द रिलेशनशिप इज स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल एजेंट मेकिंग मिस्टर सुरेश अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये एक रेमिटेंस वाला काम है, इसमें एजेंसी नहीं, तो ऑप्शन सी तो साफ गलत है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ये डी की बात कर लें, तो रिलेशनशिप और रेमिटेंस डीडी इज कंसिडर डेटर क्रेडिटर, हाँ बिल्कुल बात है, ये कह रहा है प्रिंसिपल एजेंट, इसीलिए गलत है। मीनिंग मिस्टर सुरेश स्टैंड एज ऑर्डिनरी क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन, ये सही बात, डी नंबर बिल्कुल सही है, राइट। बी की बात कर ले तो कह रहा है कि देखो रिलेशनशिप ऑफ एन एजेंसी फॉर द इंश्योरेंस पेमेंट टर्मिनेटेड द मोमेंट मिस्टर सुरेश डाइड रिगार्डलेस ऑफ द बैंक नॉलेज, ये भी गलत है, बी गलत है हमारा, राइट। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखो एजेंसी जो है डेथ पे खत्म हो जाती है और डिमांड ड्राफ्ट में बैंक डेटर होता है, दो चीजें हमने सीखी। तो एजेंसी खत्म होने की और भी कुछ कंडीशंस हैं, आइए वो भी देख लेते हैं, कुछ शर्तें और भी हैं। पहला तो आपको ये बताया कि देखो जब डेथ हो जाए कस्टमर का, प्रिंसिपल का, या इंसैनिटी हो जाए, या मान लीजिए कि इंसॉल्वेंसी हो जाए, ठीक है ना, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इन सब केस में ऑटोमेटिकली जो एजेंसी समाप्त हो जाती है, एजेंसी एंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात की, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि लीगली अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि अथॉरिटी टर्मिनेट लीगली, राइट, बट बैंक प्रोटेक्टेड होता है, बैंक प्रोटेक्टेड होता है अगर गुड फेथ में पेमेंट करे तो। और डीडी में क्या बताया आपको, डीडी में यह बताया कि देखिए डीडी में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होता है, डीडी में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होता, रेदर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होता है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही हमारा ट्रेडर बैंक वर्सेस कल्याण सिंह में डीडी जो है वो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बताता है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं।
तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप कंसेप्ट है। तो इसमें बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि देखिए एक तरफ ट्रांजेक्शन लिखा है, एक तरफ लीगल रिलेशनशिप लिखा है। तो क्या क्या लिखा है दोस्तों? डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, लॉकर फैसिलिटी, कलेक्शन ऑफ चेक, परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पेई ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट, प्लेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक तरफ उसका रिलेशनशिप लिखा है, लेसर लेसी, डेटर क्रेडिटर, बेली बेलर, क्रेडिटर डेटर, एजेंट प्रिंसिपल, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, डेटर क्रेडिटर, पॉनर पॉनी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब इसको लिंक करना है, किसको किससे लिंक करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटर ऑफ ये डिपॉजिट ऑफ मनी। लेट्स टॉक विद द डिपॉजिट ऑफ द मनी। तो दोस्तों इफ यू टॉक अबाउट द डिपॉजिट ऑफ द मनी, तो यहाँ पे जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिपॉजिट ऑफ द मनी। तो डिपॉजिट में आपको पता ही है कि जो कस्टमर होता है वो क्रेडिटर होता है और जो बैंक होता है वो डेटर होता है, ठीक है। तो ये कौन सा लिंक हो जाएगा? पहला वाला लिंक हो जाएगा हमारा फर्स्ट विल बी लिंक टू 2, यानी ए हो जाएगा हमारा 2 से लिंक। फिर लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, तो इस केस में बैंक क्रेडिटर होती है और कस्टमर डेटर होता है, तो ये लिंक हो जाएगा हमारा 4 से। बी लिंक हो जाएगा 4 से। फिर कर रहा है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल। देखिए कस्टमर बैंक को ज्वेलरी या वैल्यूएबल देता है, तो इस केस में बैंक जो है ना वो हो जाता है बेली। क्या हो जाता है? बैंक हो जाता है बेली। बेली मतलब कि जो सामान रखता है, और जो कस्टमर है वो हो जाता है बेलर। बेलर मतलब कि जो सामान देता है, ठीक है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको कि देखिए जो देने वाला होता है उसके आगे अर लगता है। फिर एक लॉकर फैसिलिटी की हमने बात की, तो लॉकर फैसिलिटी में बैंक जो है तो वो हो जाता है लेसर, क्योंकि बैंक ये लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और कस्टमर जो है वो हो जाता है लेसी, जो ये फैसिलिटी का लाभ उठा रहा है। चेक के कलेक्शन में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का, ठीक है। फिर तो ये देखिए कौन सा है जी, ई का 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं ई का 5। डी का क्या लिखा है? डी का लिखा है लेसर लेसी, लेसर लेसी यानी कि डी का 1 हो जाएगा। सी का क्या लिखा है? सेफ कस्टडी। तो सेफ कस्टडी वाले में आपको बताया मैंने कि सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल 243 या बेलर, यहाँ पे आपको बेलर बिली बताया 243। अच्छा उसके बाद हमारा आता है पेई ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो आपको मैंने बताया कि देखिए डिमांड ड्राफ्ट का जो पेई होता है जी नंबर है, तो बैंक डीडी के पेई के लिए ट्रस्ट में अकाउंट होल्ड करता है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा ट्रस्टी, और पेई जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेनिफिशियरी, राइट। तो जी का हो जाएगा ट्रस्टी बेनिफिशियरी। एच का है हमारा प्लेस कॉन्ट्रैक्ट, तो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में पॉनर पॉनी वाला रिलेशनशिप होता है, तो एच का हो जाएगा 8। तो इसको मैच करें 2 4 3 1 5 6 8, ऑब्वियसली ए नंबर करेक्ट है, समझे। तो इसके लिए दोस्तों आप बोलिए तो मैं एक लिंक कमेंट सेक्शन में लिंक आप टाइप कीजिए, तो मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाया था, इसे मैंने सारा ट्रिक समझाया था। आप चाहे तो उसे उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ लिंक। अब एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का डिफरेंस बहुत बार आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। क्या लिखा है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट आर डैश ऑन डिमांड एंड जनरली कैरी डैश इंटरेस्ट रेट। Time deposit are repaid at the expiry of the deposit period and usually offer dash interest rate. Demand deposit include current saving, dash deposit and dash deposit. Time deposit can range from dash days to dash month. आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि डिमांड डिपॉजिट आर डैश ऑन डिमांड एंड जनरली कैरी डैश इंटरेस्ट रेट। बताइए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? तो आपको पता ही है कि ये पेबल ऑन डिमांड होता है ना। डिमांड डिपॉजिट आर पेबल ऑन डिमांड और इंटरेस्ट रेट ना के बराबर होता है, लो और नो, ठीक है। टाइम डिपॉजिट के बारे में क्या है कि टाइम डिपॉजिट आर रिपेड डैश एट द एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड। दोस्तों आपको पता होगा कि जो टाइम डिपॉजिट होता है वो फिक्स टाइम के बाद है ना, रिपेड आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायरी के बाद पेमेंट होता है, और इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होता है एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? करंट सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, राइट, फिक्स डिपॉजिट, ओवरड्यू, देखिए ओवरड्यू डिपॉजिट भी आता है, और हमारा अनक्लेम डिपॉजिट भी आता है। और टाइम डिपॉजिट कैन रेंज फ्रॉम, तो आपको पता है कि ये 7 दिन से लेकर 120 महीने तक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो डिमांड डेली टाइम टेनर, सिंपल सी बात है, डिमांड में डेली मनी मिलता है आपको और कभी भी निकालो जीरो या लो इंटरेस्ट पे, और टाइम में टेनर बेस होता है, टाइम के हिसाब से टाइम के बाद मिलता है। चलिए तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक और कंसेप्ट है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीज फाइनेंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए लीज फाइनेंसिंग में एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है कि एसेट किसकी बैलेंस शीट में दिखेगी, लेसर की बैलेंस शीट में या लेसी की बैलेंस शीट में। तो आइए दोस्तों इस एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट गलत है और उसको समझने से पूरा लीज का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन को जरा देखें तो कह रहा है कि देखो द लेसर रिमेन द लीगल ओनर ऑफ द एसेट एंड इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट। बी कह रहा है कि लीज फाइनेंसिंग अलाउ द लेसी टू यूटिलाइज कैपिटल एसेट विदाउट इनकरिंग द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सी कह रहा है कि बिकॉज द लेसी पे मंथली रेंट द लीज एसेट इज रिकॉर्डेड एज अ फिक्स एसेट ऑन द लेसी बैलेंस शीट इंक्रीजिंग देयर टोटल एसेट वैल्यू। डी कर रहा है कि सेल्स एंड लीज बैक अरेंजमेंट कैन बी परफॉर्म एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड एसेट टू बेनिफिट बोथ द लीजिंग कंपनी एंड द सेलर। बताइए कौन सा ये जो प्रिंसिपल है लीज फाइनेंसिंग का, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए की बात कर ले तो ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है, लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी क्लियर। देखिए ऑप्शन ए सही इसलिए है क्योंकि देखिए लेसर जो होता है ना, लेसर क्या होता है, ऑनर होता है, राइट, और डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। लेसर ऑनर है एंड ही क्लेम द डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों एसेट की लीगल ऑनरशिप लेसर के पास होती है। एसेट की जो लीगल ऑनरशिप है वो किसके पास होती है, लेसर के पास होती है, राइट। टैक्स बेनिफिट भी लेसर ही क्लेम करता है, राइट। तो लेसी को सिर्फ यूजेस राइट मिलता है, ऑनरशिप राइट नहीं मिलती, समझे। तो लेसर ऑनर होता है, सिंपल सी बात है, और डेप्रिसिएशन क्लेम करता है क्योंकि एसेट की लीगल ऑनरशिप लेसर के पास होती है। टैक्स बेनिफिट जो है डेप्रिसिएशन भी लेसर ही क्लेम करेगा, लेसी को सिर्फ यूजेस राइट मिलता है। ऑप्शन बी की बात कर लें, इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर बी, सो लेसी लीज फाइनेंसिंग अलाउ द लेसी टू यूटिलाइज कैपिटल एसेट विदाउट इनकरिंग द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कर रहा है कि लीज से लेसी एसेट यूज कर सकता है विदाउट कैपिटल कॉस्ट। सही बात है, क्यों, क्योंकि यही तो लीज का बिगेस्ट एडवांटेज है। जो लीज होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। क्या एडवांटेज है दोस्तों, कि पहले से करोड़ रुपया का मशीन खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ मंथली रेंट दो, बिजनेस चलाओ, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या कौन सा गलत है ये बताना है आपको। लीज फाइनेंसिंग अलाउ द लेसी टू यूटिलाइज कैपिटल एसेट विदाउट इनकरिंग, सही बात है। सी की बात कर लें तो सी कह रहा है कि बिकॉज द लेसी पे मंथली रेंट द लीज एसेट रिकॉर्डेड एज अ फिक्स एसेट ऑन द लेसी बैलेंस शीट इंक्रीजिंग द टोटल एसेट वैल्यू। तो कह रहा है कि लीज लेसी मंथली रेंट देता है, इसीलिए लीज एसेट लेसी की बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बन जाती है। ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी की यदि बात की जाए तो देखिए ये गलत है क्योंकि ट्रेडिशनल लीज अकाउंटिंग क्लियरली बोलता है कि जो एसेट है, एसेट हमेशा लेसर की ऑनरशिप में रहता है, एसेट हमेशा लेसर की ऑनरशिप में रहेगा, ठीक है। जो लेसी है वो ऑनर नहीं बनता, ऑब्वियसली लेसर की ऑनरशिप है, लेसी कब से ऑनर बनने लगा। और लेसी की जो बैलेंस शीट में एसेट शो ही नहीं होगा क्योंकि ऑनर तो है ही नहीं, काहेगा शो होगा। और मंथली रेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंस, काहेगा कैपिटल एक्सपेंस, मंथली रेंट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, डी में लिखा है कि देखो सेल्स एंड लीज बैक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट कैन बी परफॉर्म ऑन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड एसेट टू बेनिफिट बोथ द लीजिंग कंपनी एंड द सेलर। ठीक है, सेल्स एंड लीज बैक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, ये भी सही बात है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है, उसके पास एक बिल्डिंग है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, इसके पास क्या है,